चैप्टर खत्म होने से पहले आपका चैप्टर आपकी उंगली पर होगा। आपका नीट का क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा जो मटेरियल मैंने लिख रखा था। हाय, माय नेम इज अयान, आई एम नीट एस्पिरेंट 2025। दोस्तों, आपको पता है मैं यूट्यूब पर एक सीरीज लाया हूँ। मेरी सीरीज का नाम है 1 चैप्टर इज इक्वल टू 10 मिनट। यानी हम एक चैप्टर को 10 मिनट में समाप्त करने की कोशिश करेंगे यानी रिवीजन के तौर पर, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक एस्पिरेंट की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा डार्क मोड रहता है वो रहता है रिवीजन। कि जब वो लास्ट में एग्जाम के पास पहुंचता है वो अपने कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ता, उसे सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ती है, रिवीजन की, जो कम टाइम में उसका रिवीजन कराए और टेस्ट में उसे अच्छे नंबर दिलाए, जो कोचिंग के टेस्ट है उसमें भी और जो हमारा मेन टेस्ट है यानी नीट का एग्जाम उसमें भी। इसी को लेकर मैंने अभी से स्टार्ट कर दी, हर एक चैप्टर को 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमारा चैप्टर का नाम है उसको समझना होगा कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल जिससे हमारी बॉडी बनी है और सेल डिवीजन कैसे होता है, इस सेल डिवीजन के और सेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। इसलिए सेल को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए सेल आता कहाँ से। ये तो कहते हैं कि जो हमारी बॉडी बनी है वो सेल से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है कि एक सेल जोड़ जोड़ कर एक फिर हमारी बॉडी बनी हुई है। लेकिन सेल आया कहाँ से इसको पहले जानते हैं। इसलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो लेट्स गो। तो जो सेल की शुरुआत हुई वो हुई हमारे माता पिता से। क्योंकि जब माता जो हमारे फादर है, फादर से निकलता है स्पर्म, मदर से निकलता है ओवम। आपस में जब ये फिजिकल होते हैं, सेक्स करते हैं, तो ये स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं। तो जो मिलते हैं फ्यूज होकर एक सेल बनाते हैं जिसका नाम होता है जायगोट। क्या बनाते हैं? फ्यूज होकर जायगोट। तो जायगोट जब जो सेल होता है इसकी ये है कि जो सेल होता है वो आपस अपना आप को डिवेलप करते रहता है यानी डिवीजन करते रहता है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन। सेल क्या करता रहता है? डिवीजन, डिवाइड करता रहता है। एक सेल से बनता है दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। ये सारे बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनाते हैं इम्ब्रियो। क्या नाम? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो की 3 लेयर होती है, वो अगले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और जब ये सारे मेसोडर्म में 3 लेयर बन जाती है, इन 3 लेयर से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। क्या बनता है? इन 3 लेयर से ही हमारा पूरा शरीर बनता है। तो हमारा जो शरीर है इन 3 लेयर से बना हुआ है। फिर ये आपस में मिक्स होकर एक फेटस बनाते हैं जिसे बोलते हैं फेटस, बच्चा। फिर वो बच्चा इससे हमारा पूरा शरीर डेवलप होता रहता है। जो ब्रेन है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म इन लेयर से ही बनता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, जो चैप्टर के मेन पॉइंट है उसको जानते हैं। जो मैंने पीछे आपको डायग्राम से समझाया उसको मैं लिख के लाया हूँ कि सेल के बारे में लिख के लाया हूँ कि सेल क्या है। कि ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जायगोट। किसको क्या कहते हैं? जायगोट। कि मैंने बताया जो हमारी पूरी बॉडी है वो कहाँ से बनी हुई है? जायगोट से बनी हुई है। वो कहाँ से आता है? हमारे माता पिता से आता है। किस फॉर्म में? स्पर्म और ओवम की फॉर्म से आता है। सेकेंड पॉइंट है मेरे पास की दिस जायगोट डिवाइड टू मेक कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन। कि जो हमारी बॉडी है, टोटल बॉडी हमारी कहाँ की बनी हुई है? जायगोट की। किसकी मदद से? सेल डिवीजन की मदद से बनी हुई है। ओके, ये 2 सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिए। और अब आप पढ़ते हैं सेल डिवीजन। आइए सेल साइकिल के बारे में जानते हैं कि सेल साइकिल क्या है, हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। कि कहती है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट एंड इट जीनोम। जो सेल है वो क्या एक सीक्वेंस में वो क्या करता है? डुप्लीकेट करता रहता है और जीनोम की फॉर्म में। आइए, ये कहता है कि जो सेल है वो डिवाइड करता है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। की जो ड्यूरेशन है ना सेल की आपस में डिवाइड करने की वो अलग अलग है डिफरेंट टाइप में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। यानी एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का जो सेल है वो एक जो सेल है वो करता है 24 आवर में एक सेल डिवाइड करता है। कि कहता है टिपिकल ह्यूमन सेल इन कल्चर टेक 24 आवर। कि जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है, जो हमारे अंदर सेल है वो डिवाइड करता है 24 आवर में एक बार, फिर 24 में दोबारा, एक के दो, दो के चार, चार के आठ, आठ के 16, 16 के 32, जो मैंने आपको बताया। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि मेरा द सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू इंटरफेज एंड एम्फेज। जो सेल साइकिल है वो एक सेल साइकिल हमारे पास एनसीईआरटी में डायग्राम है कि एम्फेज है और इंटरफेज है। जो सेल साइकिल है जो डिवाइड करता है वो इन 2 फेज में करता है, इंटरफेज, एम्फेज में। हाउ टू मदद किसकी मदद से करता है? माइटोटिस फेज। किसकी मदद से? माइटोटिस फेज। ओके, ये आगे हम पढ़ाएंगे कि माइटोटिस फेज, एम्फेज, इंटरफेज क्या क्या होता है। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेकिन इस बात की गारंटी है कि चैप्टर खत्म होने से पहले आपका चैप्टर आपकी उंगली पर होगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैं लास्ट में भी रिवाइज करा दूंगा। आओ पढ़ते इंटरफेज। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेल जो है दो
साइड में वो करता है डिवाइड, इंटरफेज एम फेज। अब जो हमारे पास फेज है वो है इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में जानते हैं कि इंटरफेज क्या है। ये है 90 के कहता है कि 95% ऑफ सेल साइकिल कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, कि जो 95% फेज है सेल साइकिल का डिवीजन करने का, उसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। लेकिन नाम तो उसका रेस्टिंग फेज है, लेकिन ये रेस्टिंग में रहता नहीं, रुका नहीं रहता। कि कहता है कि इसमें क्या करता है, सेल प्रिपेयर करता है एंड फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इस फेज में सेल अपने आप को तैयार करता है लड़ने के लिए। कहाँ के लिए? लड़ने के लिए, कि मैं अगले वाले फेज में जब एंटर करूंगा मैं एकदम डिवाइड हो जाऊंगा। कि जैसे जो उसके फेज आएंगे वो G1, GS, G0, M फेज। तो G1 फेज जो है उसको पहले इसके जानते हैं कि G1 फेज क्या कहता है, कि G1 फेज में कौन क्या चीज डबल होती है, क्योंकि जो सेल डिवाइड होता है वो इन फेजों में होता है, G1, S, G2 और M फेज में। किसके बारे में जानते हैं? पहले G1 फेज क्या है, कि G1 फेज जो G1 फेज है वो कहता है कि सेल ग्रोथ एंड डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। कि G1 फेज में सेल की जो ग्रोथ है वो तो ग्रोथ करता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। यानी डीएनए का अमाउंट इसमें 2C था, तो लेकिन जो एस फेज में एंटर करेगा उसमें भी 2C रहेगा, उसमें डिवाइड ये डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन जब एस फेज में एंटर लेता है ये सेल, कि इसमें क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जब एस फेज में सेल एंट्री लेता है उसमें अपना जो नंबर ऑफ डीएनए का नंबर है उसको क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कितने रहते हैं, वो सेम रहते हैं। यानी 46 थे ना इसके अंदर, 46 ये जिप G2 फेज में इंटर करेंगे 46 फेज रहेंगे, वो आपस में डबल नहीं होंगे, वो आपस को डिवाइड नहीं करेंगे। कि तो हमने क्या जाना कि G1 फेज में तो सिर्फ क्या डबल होता है, जो सेल है वो डबल उसकी ग्रोथ बड़ी हो जाती है। और G2 एस फेज में जी एस फेज में क्या डबल होता है, डीएनए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, यानी 46 है 46 रहेंगे। फिर आता है हमारे पास G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, आओ इसको भी जान लेते हैं। कि कहता है प्रोटीन आर सिंथेसिस प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। इसमें जो G2 फेज में प्रोटीन अपने आप को क्या करता है, तैयार करता है, कहाँ के लिए, माइटोसिस यानी डबल होने के लिए अगले फेज में। अगला फेज है G1, GS, G2, M फेज। M फेज जो मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है, इसमें हर चीज जो पूरा सेल डबल हो जाता है, जितना पूरा सेल डबल होता है एम फेज में। कि 1 से 2 मैंने बोला था ना आपको कि सेल 1 से 2, 2 से 4, ये सारा यहाँ पर तो रुकता है, 95% इसमें कवर कर लेता है। लेकिन जब एकदम एम फेज में डायरेक्ट होता है तो एकदम अपने आप को डबल कर लेता है वो। आओ स्टार्ट करते हैं एम फेज। एम फेज क्या है, कि मैंने आपको बताया 2 फेज में सेल की बॉडी डिवाइड करती है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज क्या है, कि ये कहता है कि एनसीईआरटी कह रहा है कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज पीरियड ऑफ सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक का मतलब इसमें बहुत सारा ड्रामा है, मतलब ड्रामेटिक का मतलब कि इसके अंदर बहुत सारा ड्रामा है। कि इसमें प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी आएगा, एनाफेज भी आएगा, टीलोफेज भी आएगा, सेल ड्यूएस भी करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में एक दूसरे से अलग भी होगी, जुड़ेगी भी। इसमें सारे सिस्टम जो सेल का 95% तो इंटरफेस होता है, लेकिन जो 5% इसमें ही सेल डिसाइड करता है कि क्या होना क्या नहीं होना। कि कहता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल का मोड है केरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन इसके अंदर होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, फर्स्ट फेज जो होता है प्रोफेज। क्या होता है, प्रोफेज। अब प्रोफेज के बारे में भी जानते हैं, क्या कहता है कि प्रोफेज क्या होता है, कि कहता है क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ये बिगिन टू एक दूसरे जब क्रोमोसोम आपस में कंपैक्ट होते हैं तो ये प्रोफेज में आपस में क्या हो जाते हैं, एस्टर में अलग हो जाता है। कि ये जैसे माइक्रोट्यूब्यूल बीच में होता है ना, क्रोमोसोम मिले जुले होते हैं, तो एक प्रोफेज में जो होते हैं वो आपस अपने आप को अलग कर लेते हैं। और कहता है कि सेंट्रोसोम रेडिएशन आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर, उसको इस कंडीशन को बोलते हैं एस्टर। जैसे जैसे इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एंड द न्यूक्लियर एनवेलप एंड रहते हैं, डिसअपेंडाइज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, इनमें सब गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह वगैरह सब डिसअपेयर रहते हैं। ओके। एम फेज का सेकंड पार्ट है मेटाफेज और थर्ड पार्ट है एनाफेज। मैं दोनों को लिख कर लाया हूँ कि क्या होते हैं। कि जो एम फेज होता है उसमें क्या होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इनको देखिए और समझिए कि एम फेज क्या होता है। कि कहता है कि स्प्लेंडर फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड। ये कह रहा है कि जो स्प्लेंडर फाइबर होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, और किस फॉर्म में, मेटाफेजिक प्लेटफॉर्म में अटैच रहते हैं। बस इतना याद रखिए, इससे बाहर मेटाफेज से क्वेश्चन नहीं जाने का। और थर्ड पॉइंट है कि एनाफेज। एनाफेज जाने क्या कहता है, सेंट्रो
सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। समझे क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि जो हमारा सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, जैसे उस सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए होते हैं ना, जब सेल साइकिल जब ये एनाफोर ब्लास्ट हो जाता है उसमें आपस अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग हो जाए, स्प्लिट। कुछ 33 क्रोमोसोम पर 30 क्रोमोसोम नीचे आपस में स्प्लिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्प्लिट। एम फेज का फोर्थ पार्ट है टीलोफेज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में जब भी क्वेश्चन आते हैं इस एम फेज से टीलोफेज का जिक्र या इससे ही क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, या प्रोफेज। वैसे चारों पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है लेकिन टीलोफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ इसके बारे में भी जानते हैं कि क्या कहता है टीलोफेज। टीलोफेज बोलता है कि क्रोमोसोम होते हैं जो क्लस्टर एट अपोजिट स्प्लेंडर पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट। की कह रहा है कि जब एनएफएस में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम थे 46 23 ऊपर गए, 23 नीचे आ गए, आपस में क्या हुए, अलग अलग हो गए। लेकिन ये इसमें जब देखते हैं टीलोफेज में इसको जिक्र देखते हैं कि वो अपनी लॉस्ट हो चुके हैं। अब 23 क्रोमोसोम तो अलग होते हैं, 46 का पेयर होता है, 23 का पेयर होता है। फिर ये देखते हैं कि एलिमेंट डिसअपेयर हो गए। फिर अगला सेकंड पॉइंट कहता है कि न्यूक्लियर इनवेलप डिवेलप अराउंड द क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो अराउंड द क्रोमोसोम के बनाती है क्लस्टर की फॉर्म में। एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई, क्या बनते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं इसके अंदर। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, ये कहता है कि न्यूक्लियर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म की दोबारा बनते हैं। कि हमने पढ़ा था प्रोफेज में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, प्रोफेज में डिसअपेयर हो जाते हैं, वो पूरे सेल साइकिल की डिवीजन में कहीं नहीं दिखते। लेकिन फिर जब टीलोफेज स्टार्ट होता है उसमें फिर ये दोबारा आ जाते हैं, क्या होते हैं, रिफॉर्म हो जाते हैं। कहाँ के अंदर, इसमें टीलोफेज में। फिर ये ऊपर से वापस ऐसे ही सेल साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे ही तुम जिंदगी जी रहे हो, ऐसे मैं जी रहा हूँ। एम फेज में एक और फेज है कि साइटोकाइनेसिस और सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस और सेल डिवीजन को ही बोलते हैं। कि क्या कह रहा है कि सेल प्लेट इज फॉर्म्ड केस ऑफ प्लांट एंड सेल फर्रर इन केस ऑफ एनिमल। कि जब एनिमल में और प्लांट में सेल साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीजन की बात होती है वो एक जैसे ही होता है, बस थोड़ा प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। प्लांट का मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से होता है, लेकिन एनिमल में, ये हमारा एनिमल बोलते हैं, इंसान वाली जो कैटेगरी है उसको एनिमल टाइप बोलते हैं। जो हमें एनिमल में डिनोट किया जाता है, हमें ह्यूमन को एनिमल के अंदर डिनोट किया जाता है। प्लांट अलग हो गए। हमारा एम फेज खत्म हो चुका, अब हमारा स्टार्ट होता है मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस? मेरा पहला आपसे क्वेश्चन है कि मियोसिस क्या है, और इसको भी जान लेते हैं कि मियोसिस क्या है और क्या करती है और कहाँ पर होती है। ये कहता है कि मियोसिस के बारे में एनसीईआरटी की लाइनें में जो लिखकर डायरेक्ट लाया हूँ, एग्जिट एनसीईआरटी बोलती है कि इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। जो मियोसिस है वो है रिडक्शनल डिवीजन। कहाँ होता है, वेयर क्रोमोसोम नंबर ऑफ रिड्यूस हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटकर कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं मियोसिस के अंदर। फिर बोलती है, क्या कहती है कि इट इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर डिवीजन। कि ये कहता है कि ये होता है न्यूक्लियर में होता है। ये कहां पर होता है, न्यूक्लियर में। सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस, उसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। घटकर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इसी कंडीशन को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसने, कि लिखा है कि बट ओनली अ सिंगल सेल। क्या बट का मतलब होता है लेकिन, अ सिंगल अकेले सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन एक इसमें एक सिंगल सेल साइकिल के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन कर सकती एक बार। कितनी बार, एक बार ही ये मियोसिस होती है। अंडरस्टैंड, मियोसिस में बता चुका क्या हुआ। लेकिन जब मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड को कुछ भागों में बांटा गया हुआ है। इसको हम जानते क्या है, वही आपस में जो पहले बताया कि एमफेज का, उसी का दूसरा पार्ट है मियोसिस। उसी को जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को बांटा गया हुआ है, इस तरह ही मियोसिस फर्स्ट को, इसमें प्रोफेज के भी अलग अलग पार्ट दिए गए हुए हैं। जैसे मियोसिस फर्स्ट के पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन, और कोई अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले कहते हैं मियोसिस फर्स्ट में आता है प्रोफेज वन। प्रोफेज वन क्या है कि ये लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स है एंड डिवाइड इनटू 5 सब सेल। ये लंबा है, एक बड़ा प्रोसेस है, और कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है कई चीजों से, और इसको 5 भागों में बांटा गया हुआ है। सबसे पहला भाग है लेप्टोटीन। व्हाट इज लेप्टोटीन? सर लेप्टोटीन क्या है? लेप्टोटीन कहता है कि क्रोमोसोम बिकम gradually visible under the light microscope compact strands of chromosomes discontinuous throughout। ये कह रहा है कि लेप्टोटीन जो हमारा क्रोमोसोम है हम उसको देख सकते हैं
अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। कहाँ के अंदर देख सकते हैं हम क्रोमोसोम को? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्रोमोसोम को विजिबल कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। पहले लेप्टोटीन ये कहता है। सेकंड पॉइंट है जाइगोटीन। व्हाट इज जाइगोटीन? जाइगोटीन कहता है क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, जुड़ते एक साथ, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, साइनेप्टल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। कि जाइगोटीन बोलता है कि जो हम हमारा क्रोमोसोम स्टार्ट होता है टुगेदर, एक साथ जुड़ता है, और उसी जुड़ने वाले प्रोसेस को एसोसिएशन, यानी उसी जुड़ने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और जो साइनेप्टोल है वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, यानी बड़ा ही घिरा हुआ सा अजीब सा आदमी है साइनेप्टोल। मियोसिस से फर्स्ट का थर्ड पार्ट है पैकाइटिन। व्हाट इज पैकाइटिन? पैकाइटिन क्या कहता है? कि कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस बाय ऑफ रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियस टेट्राड इज क्लियर विजिबल क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन अकर। कि कहता है कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिख सकते हैं, विजिबल हो सकते हैं। टेट्राड विजिबल दिख सकता है किसकी मदद से? पैकाइटिन की मदद से। एंड क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन डीएनए, जो उसका क्रॉसिंग ओवर होता है ना, टेट्राड 3 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर, वो अलग से दिख सकते हैं, और उसको ही हम बोलते हैं पैकाइटिन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डिप्लोटीन। व्हाट इज डिप्लोटीन? डिप्लोटीन में क्या होता है कि कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स जिसमें द रिमेन। जो सिनेप्टोल हमने पढ़ा है सिनेप्सिस, जब ये आपस में मिलते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। वो क्या रहता है? इसमें सेम रहता है, उसमें कोई इजाफा या बढ़ोतरी नहीं होती। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास डाइकाइनेसिस। व्हाट इज डाइकाइनेसिस? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एन एम का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। न्यूक्लियर तो सुना था, न्यूक्लियस सुना था, लेकिन न्यूक्लियोलस क्या है इसका आपने कभी नहीं सुना होगा। न्यूक्लियोलस एक, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक छोटा सा भाग होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर के अंदर ही होता है वो, उसमें क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं डाइकाइनेसिस के अंदर। फिर जो मियोसिस सेकंड चलता है, मैं एक बात आपको बताता चलूं, जो मियोसिस सेकंड है हमारा बिल्कुल सेम मियोसिस फर्स्ट जैसा ही है। जैसे मियोसिस फर्स्ट के अंदर ये सारे कॉम्प्लेक्स हुए, पैकाइटिन, डाइकाइनेसिस, जो भी सब कॉम्प्लेक्स वगैरह हमारे देखे, वही सेम ही मियोसिस सेकंड में, लेकिन कुछ भाग मियोसिस सेकंड में अलग रहता है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप नहीं सोच रहे मियोसिस सेकंड का नाम आया तो मियोसिस सेकंड में पूछा गया, मियोसिस फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसमें जो भाग है जो अलग है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सेम यही है। और हमारा चैप्टर समाप्त होने के कगार पर है, हम लास्ट में चल रहे हैं। मैंने जो जो आपको पढ़ा एक बार रिवाइज करा दूंगा कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं है, लेकिन ये जो पढ़ाया था बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज हमारा खत्म हो चुका, उसके पार्ट हमने पढ़ चुके। अब हमारा जो पार्ट चलता है प्रोफेज का, प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज क्या कहता है इसमें? कि जो टू मेटाफेजिक प्लेटफॉर्म अरेंज, ये जो मेटाफेजिक की फॉर्म में अरेंज रहता है। सेकंड है मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट क्या कहता है कि हमने पहले वाले एनाफेज में पढ़ा था, जब हमने एनाफेज पढ़ा कि इसमें क्या था कि क्रोमोसोम 46 होते ना बीच में, तो 23 ऊपर 23 नीचे, यानी अलग अलग हो जाते क्रोमोसोम। इस एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट बाय सिस्टर क्रोमेटिन रिमेन्स सेम। जो हमारे पास जो एनाफेज में आता है, एनाफेज फर्स्ट में, कि क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम थे वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड रहते हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं एनाफेज वन में। फिर आता है हमारा पास टीलोफेज। इस टीलोफेज वन क्या कहता है कि इसको भी जान लेते हैं कि वो वाला टीलोफेज तो कहता था कि इसमें न्यूक्लियर वगैरह डिसअपेयर रिमेन्स सेम हो जाती है, इसमें भी हुई थी कुछ, बस हल्का सा फर्क है। वो आप देखते क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड द सेल्स एज डेड ऑफ सेल्स, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय मियोसिस फर्स्ट। कहता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इसमें क्या हो जाते हैं? रीअपेयर हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस फॉलो एंड देयर दिस कॉल्ड, क्या बोलते, इसको बोलते हैं डायड, इस कंडीशन को बोलते हैं डायड कंडीशन ऑफ सेल्स। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड मियोसिस फर्स्ट, कि इंटरेस्ट में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट जैसा ही बिल्कुल सेम होता है। हमारा यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है। हल्का सा भी जो मैंने बोला, जो मैंने लिख रखा था अपने ब्लैक बोर्ड पे, इसलिए आपने नोट कर लिया, इसको बार बार देखते रहे। नीट का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से हमेशा 4-5 क्वेश्चन आते, इनमें से एक भी छूट गया जो मैंने लिख रखा था ना, बोला गया नहीं बोला गया, लेकिन जो लिख के लाया था ना मटेरियल, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया ना, इसके बाहर आ गया तो बोल देना, इससे बाहर नहीं जाने का कुछ भी। अब आता है हमारे पास मियोसिस सेकंड।
मैं कह रहा हूँ लिख सुनना मियोसिस सेकंड के बारे में क्या कहा कि सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस का जो पार्ट पढ़ा था ना हमने, बिल्कुल उसके जैसा ही होता है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं होता। यही बस मियोसिस सेकंड फर्स्ट पढ़ा था ना, वही मियोसिस सेकंड वही है। थैंक यू गाइज, विषय कुछ नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरी वीडियो को देखा, लेकिन इसमें गलती भी हुई होगी, थोड़ा माफ करना। जो गलती है आप मुझे कमेंट करना, क्या क्या गलती हुई, कहाँ से मैंने गलत पढ़ाया, कहाँ अच्छा पढ़ाया, क्या बेहतरीन था। लेकिन जो जो बोलने में हल्की मल्की गलती हो सकती है जो, लेकिन जो मटेरियल मैं लिख के लाया था, जो आपको प्रोवाइड कराया ना ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर लिखकर, इतना बेहतरीन मटेरियल, आपका नीट का क्वेश्चन इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा जो मटेरियल मैंने लिख रखा था। बिल्कुल आप ध्यान से कई बार इसको नोट करना, लिखना और इसको देखना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस मटेरियल से। जितना प्यारा मटेरियल ढूंढ के लाया, अलग अलग मॉड्यूल, अलग अलग कोचिंग के मॉड्यूल, अपनी कोचिंग के मॉड्यूल अलग अलग देखे, जब जाके मटेरियल लाया गया। ऐसे नहीं बोल दिया मैंने आपको आगे यूट्यूब पे वीडियो बना ली, लेकिन बढ़िया ही बनी। जैसे भी हो, लाइक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास जो इस नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जल्दी समय में ज्यादा तैयारी करा रहे हैं हम। ये हमारा मकसद है, ये हमारा गोल है कि एक बच्चे को अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराए और कम टाइम में कराए। क्योंकि कोचिंग में आप एक वीडियो को, एक लेक्चर को देखने में, एक चैप्टर को खत्म करने में 10-12 लेक्चर दे रहे हो, उसी 10-12 लेक्चर के अंदर जो मटेरियल हो रहा है ना, वही मैं आपको 10 मिनट के अंदर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वीडियो का, हर चैप्टर का, हर एक टॉपिक, जो भी जितना बड़ा टॉपिक जिस लायक है उसको इतना वक्त दे रहे। बस यही हम चाहते हैं।